move to dynamics level 1. ठीक है, so let us move on to Newton's laws of motion and let us try to talk about कि भाई Newton's laws of motion में questions की बात करते हैं. ठीक है, so there is this simple question: a sphere is placed between two smooth wedges and wedges are given velocities as shown in the figure. What is the velocity of the sphere in the vertical direction? तो भाई एक वेज है हमारे पास, एक स्फेयर ये है जो इस वेज से कांटेक्ट में, और एक दूसरा पार्ट ऑफ द स्फेयर यहाँ पे कांटेक्ट में. ये वेज यहाँ पे मूव किया, ये वेज यहाँ मूव किया. यू कैन इमेजिन दैट ये स्फेयर कुछ ऊपर जा रहा होगा, हॉरिजॉन्टली भी जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ऊपर जरूर जा रहा होगा, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही होगी. तो चिपक के ऊपर जा रहा होगा ना, स्मूथ सरफेसेस है, मे बी यू कैन इमेजिन दैट. ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेयर इन द वर्टिकल डायरेक्शन स्पेसिफिकली. तो यार अब इसकी वेलोसिटी निकालें कैसे? How do we figure this out? Figure out the velocity of this sphere. देखो एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है जो स्टेटमेंट A3 वाला था कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में है तो उसकी दो वेलोसिटीज होती हैं. एक तो उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू द अदर बॉडी होती है, पैरेलल टू द सरफेस, और प्लस उसकी खुद की कुछ वेलोसिटी होती है, मतलब सॉरी प्लस दी, सो रिलेटिव हो गई तो नेट वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऐड करना होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ. तो ये जो स्फेयर है, दिस स्फेयर इज इन कांटेक्ट विद दिस वेज, राइट वाला वेज, तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस होनी चाहिए, व्हिच मींस यहां होनी चाहिए, और इधर की तरफ एक टाइम. सो ये दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम मस्ट बी द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्फेयर. इज दैट ओके? नाउ देयर इज अनदर कंडीशन दैट ये जो दूसरे वाला स्फेयर है इससे भी कांटेक्ट में हो रहा है. अब उस कंडीशन के लिए क्या सोचा जा सकता है? उस कंडीशन के लिए ये सोचा जा सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज इसकी वेलोसिटी पैरेलल टू दिस सरफेस होनी चाहिए. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वेज अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वेज में लेफ्ट वेज की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, व्हिच मींस उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा. तो एक वीआर इधर की तरफ है, 10 ऑलरेडी इधर की तरफ था, ये आपके स्फीयर की वेलोसिटी थी, उसमें 5 मीटर पर सेकंड को ऐसे इधर की तरफ ऐड करना पड़ेगा, तो नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे आ जाएगी. एंड देन वी वांट this velocity to be parallel to the surface, which means this must be taking an angle 53 degree like this, which says that tan 53 degrees must be equal to VR upon 15. तो वहां से हमारे पास VR की वैल्यू आ जाएगी 15 into tan 53 degree into 4/3, and that is 20 meter per second. This would be our answer. So 20 meter per second is this vertical value velocity, horizontal value velocity is 10 meter per second. You should be able to see this and understand this point. बताओ इसमें क्या डाउट लग रहा है? Is there anything specific in this question that seems like doubtful to us? Hopefully not. So basically हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि relative velocity is parallel, relative velocity in two bodies in contact is parallel to the contact surface. हाँ आकाश बेटा जी. सर 10-5 नहीं होना चाहिए था? नहीं बेटा, देखो 10 मीटर पर सेकंड ये लेफ्ट की तरफ है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है, तो रिलेटिव विल बी वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्फीयर माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो माइनस वेलोसिटी ऑफ वेजेस प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, तो वेलोसिटी ऑफ वेज को उल्टा किया और उसको ऐड कर दिया मैंने इसमें. समझ रहे हो? यस सर. या ठीक है. आर वी ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, होपफुली ये बात समझ आ गई हम लोगों को. अनदर क्वेश्चन. In the arrangement shown in the figure, the coefficient between 4m and m is mu, and remaining all surfaces are smooth. Find the minimum value of this force F as shown in the figure, so that the block M remains at rest with respect to 4m. आप चाहते हो ब्लॉक M जो है वो रेस्ट पर है with respect to 4m. बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ M ऊपर लगा दिया, कैसे रेस्ट पर जाएगा भैया? ये फीलिंग आ रही होगी आप लोगों को. This is the feeling you might be getting. Now, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कि अगर m को रेस्ट पे रहना है as compared to 4m, you can assume कि 4m is going towards right with an acceleration a. Now, as soon as you assume that 4m is going towards right with an acceleration a, we can somehow figure this out कि हम with respect to the 4m कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन को imagine. जब मैं with respect to 4m इस पूरी सिचुएशन को imagine करूंगा तो भाई ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा,
इसका, और आगे तो ऑब्वियसली जाहिर होगा, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, बट इस पे एक फोर्स लग जाएगी एम इधर की तरफ, एक mg फोर्स ऑलरेडी नीचे की तरफ होगी, एक टेंशन फोर्स भी नीचे की तरफ होगी, एक ma फोर्स इधर लग जाएगी, जिस ma की वजह से आप इमेजिन कर सकते हो एक नॉर्मल फोर्स इधर आ जाएगी, और उस नॉर्मल की वजह से आप इमेजिन कर सकते हो कि एक फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगी, which should be equal to mu n kind of a thing. वो बैलेंस करेगी ना, अगर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स चाहिए तो जस्ट बैलेंस करवाएंगे ना हम ऊपर, वी विल बी इन द क्रिटिकल पॉइंट, वी विल, दिस ब्लॉक विल बी एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, जस्ट अबाउट टू स्लिप वाले केस में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स को आप म्यू एन कंसीडर करते हैं उस केस में। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एफबीडी हो गया। ठीक है, तो आइडियली mg प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू म्यू एन, वेयर n इज इक्वल टू ma, तो आप n की वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हो, तो म्यू टाइम्स ma कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो इफेक्टिवली मुझे t की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मैं यहाँ पे डाल के वी शुड बी एबल टू सॉल्व। अब t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले ब्लॉक के लिए देखते हैं। इस वाले ब्लॉक के लिए देखेंगे तो अगेन t एक ऊपर की तरफ फोर्स, एक 2mg फोर्स नीचे की तरफ, एक नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ, और 2ma फोर्स लेफ्ट की तरफ। तो इसका जो नॉर्मल है वो 2ma के बराबर हो गया, दैट इज फाइन, डजंट रियली मेक अ बिग डिफरेंस, एन डैश बोल दो इसे। और t की जो वैल्यू यहां से हमें पता चल जाएगी 2mg के बराबर है, क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं स्लिप करेगा तो ये यहाँ पे पुली मूव नहीं कर रही, विच मींस यहाँ पे स्ट्रिंग मूव नहीं करी, तो ये भी स्लिप नहीं करेगा, तो t की वैल्यू जो 2mg के बराबर हो गई, यहाँ पे डाल दीजिए 3mg इज इक्वल टू म्यू ma, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे को पता चल जाएगी 3g बाय म्यू। ना अगर a की वैल्यू हमें पता चल गई तो हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो अब सिस्टम की तरह अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ साथ में चल रहा है। तो अगर सिस्टम की तरह अज्यूम करेंगे तो इधर 2m मास है, इधर m मास है, इधर 4m मास है, तो टोटल 7m मास है जो a एक्सेलरेशन चल रहा है, तो फोर्स F इज इक्वल टू 7ma, और a की वैल्यू यहाँ डाल दी जाए 7m इंटू 3g बाई म्यू, which is 21 mg upon mu is the force that is required to make sure कि जो small m वाला ब्लॉक है वो स्लिप ना करे। Are you guys able to understand this? पक्का? Yes. किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। Okay. So we should be able to understand this. So yes, this is the feeling that we will be doing. So basically हमने इस वाले ब्लॉक को देख लिया कि वो रेस्ट पे कब रहेगा, और रेस्ट पे रहने के लिए एक टेंशन वाली चीज थी वो इस वाले ब्लॉक से पता चला, एंड ओवरऑल फोर्स की वैल्यू के लिए हमने सिस्टम का एफबीडी कंसीडर कर लिया। ऐसा कुछ हमें समझ आना चाहिए क्वेश्चन में। वी हैव डन सेवरल क्वेश्चंस लाइक दिस। ये फ्रिक्शन वाली चीज में भी थोड़ा नया सा लग सकता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए होंगे, बट अदरवाइज इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। ठीक है, मूविंग ऑन। Are we able to understand this guys? समझ आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, moving on. Let's say there are two blocks A and B of mass 10 kg and 20 kg respectively. Now they are placed as shown in the figure. The coefficient of friction between all the surfaces is 0.2. Then string में tension कितनी है, acceleration कितना है, tension कितनी है, so again, so that is what we basically want to figure out. Tension in the string and acceleration of block B, ये दो चीजें हमें निकालनी। ठीक है, तो अगेन अब देखो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अगर यहाँ स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग के अंदर सपोजिटली टेंशन टी है, तो एक पे एक एमएजी फोर्स लगेगी, 10g फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, एक नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लग रही होगी ना। ए ब्लॉक भी नीचे जाना चाहता है, बी भी नीचे जाना चाहता है, बट ए को स्ट्रिंग ने रोक लिया होगा ऊपर, तो अब ए को रोक लिया होगा, बी नीचे जा रहा होगा, बी जब नीचे मूव करेगा जो उसकी वेट वाली फोर्स होगी उसकी वजह से, तो अगेन बी पे एक ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ए की वजह से, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा, विच शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। अगेन ये वाला जो एन, अगर बी पे फोर्स की आप बात करें तो बी पे एक एन इधर की तरफ लगेगा और एक एन डैश इधर की तरफ लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, तो वहां से कुछ, एंड देन यू विल बी एबल टू से दैट एन डैश इज इक्वल टू एन ओनली बोल पाओगे। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में आप बोल पाओगे 20g माइनस f1 इज इक्वल टू 20a। ए के लिए आप बोल पाओगे कि टी का जो 30 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है, टी का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट टी cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एन, टी का वर्टिकल वाला कंपोनेंट टी sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 10g प्लस f1 विच इज म्यू एन। गाइस बात समझ आ रही है ये? ठीक है,
और म्यू की वैल्यू जो दे रखी है 0.2 दे रखी है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सो बेसिकली n को एलिमिनेट कर दो, यहाँ डाल दो t की वैल्यू को। हमें निकालना क्या है, हमें टेंशन निकालनी है ना। हाँ, तो t sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 10g की वैल्यू 100 हो जाएगी, g 10 लिया हुआ है, प्लस म्यू इज 0.2 इंटू t cos 30 डिग्री। ओके, दैट इज फाइन। And then that will be t times sin 30 degree 1 by 2 minus 1 by 5 into cos 30 degrees root 3 by 10. We get this. And that is equal to 100. And that implies t is equal to 100 upon, अगर मैं देखता हूँ तो 1 by 2 is 0.5, this is 0.17. And then that will be almost 0.33. ऐसे कुछ हो जाएगा almost, which would be approximately 300 Newton. इन दोनों में कंपेयर करना है तो इसको बोला जा सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात जब आएगी इसका, तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा 20g 200 माइनस f1 इज म्यू टाइम्स। ब्लॉक बी और वॉल के बीच में फ्रिक्शन आपने नहीं लिया है। हाँ सॉरी, उसे भी लेना चाहिए मुझे, दैट इज द प्रॉब्लम। ये नीचे स्लाइड कर रहा होगा तो इसमें मुझे एक और यहाँ पे फ्रिक्शन लेना चाहिए, f2, यस, माइनस f2 एंड दैट इज इक्वल टू 20a। मैं ये मेरी गलती इसलिए है क्योंकि मैं जल्दीबाजी में इक्वेशन लिखा था। अगर मैं सोचता तो इस पे 2 नॉर्मल होने चाहिए, 2 फ्रिक्शन होने चाहिए, क्योंकि 2 रफ सरफेसेस है कांटेक्ट में और एक mg है, तो यस, सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो माइनस f1 माइनस f2, सो f1 की जो वैल्यू है, f1 की वैल्यू इज म्यू टाइम्स n is t cos 30 डिग्री, सो दैट इज 300 into root 3 upon 2, that is 1 upon 10 हो जाएगा ये, and 30 into root 3 would be, we would be able to calculate that value. 30 into root 3 करीब करीब हमारा हो जाएगा 1.7, 51 करीब हो जाएगा। माइनस 51 माइनस f2 की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो f2 की वैल्यू भी अगेन वो हो जाएगा म्यू एन डैश, दैट वुड बी 0.2 into n हो जाएगा अगेन, which will again be the similar value, 51 ही कुछ हो जाएगा, 200 minus 51, that is 20a। और यहाँ से जब a देखेंगे तो that is 98 divided by 20, which is approximately 4.9। मैंने यहाँ थोड़े बहुत approximations लिए हैं, 51 से थोड़ा ज़्यादा होगा ये, तो 4.7 और 2.6 में कंपैरिजन है, तो इसलिए ये वाला आंसर आ जाएगा। तो a और d दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे यहाँ पे। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है, मतलब एग्जाम टाइम में कैलकुलेशंस, आई अंडरस्टैंड दीज माइट नॉट बी सो इजी फॉर अस टू फिगर आउट, बट ठीक है। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दीज कैलकुलेशंस कैसे करी हमने? भैया आपने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे ली, उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था मुझे। ब्लॉक ए जो है वो स्ट्रिंग की वजह से ऊपर रुक गया, एक सेकंड के लिए इमेजिन करें तो ब्लॉक ए जो है वो ऊपर रुका हुआ है। ब्लॉक बी अगर नीचे जाएगा सपोजिटली, तो ए उसे रोकने की कोशिश करेगा, व्हिच इज ए बी पे ऊपर की तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, उसका रिएक्शन पे ऐसा लगेगा। मतलब अगर मैं इसमें कुछ और लेता तो आंसर कुछ मतलब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हम कुछ भी नहीं ले सकते ना, या ले सकते हैं? जब स्लिपिंग हो रही होती है या जस्ट अबाउट टू स्लिपिंग होती है तब आप कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप फ्रिक्शन फोर्स को म्यू एन डाल देते हो ना, तो वो म्यू एन नेगेटिव नहीं आ सकता, म्यू एन नेगेटिव नहीं आ सकता। जी जी जी, ठीक है ना, दैट इज द फीलिंग इफ यू रिमेंबर। ठीक है भैया। यहाँ पे तो यू विल हैव टू बी श्योर अबाउट कि किस डायरेक्शन में आप डाल रहे हो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ओके। यस। Are we clear about this question? Should I explain it once again if it is not clear? Not required. Okay. Let us move on to this next question, which is for the system shown in the figure. M1 is greater than M2 is greater than M3 is greater than M4. The system is at rest in equilibrium condition. If the string joining M4 and the ground is cut, then after the string क्या होगा? ये कुछ statements हैं, and we have to choose दी करेक्ट स्टेटमेंट। अगर स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो देखो, कट करने से पहले क्या सिचुएशन होगी? कट करने से पहले सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि इसमें कुछ x1 इलोंगेशन आ गया होगा स्प्रिंग के अंदर, और इस वाली स्प्रिंग में कुछ x2 इलोंगेशन आ गया होगा। एंड द सिचुएशन वुड बी सिंपल, इधर m1g फोर्स है, इस ये t से बैलेंस हो रही होगी, यहाँ पे t1 बोल दो, तो इधर t1 नीचे लग रही होगी, m2g नीचे लग रही होगी, वो ऊपर की तरफ k2 x2 से बैलेंस हो रही होगी। सिमिलरली इधर वाली जो फोर्सेस हैं
इधर K2X2 फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी, नीचे की तरफ K1X1 प्लस M3G, ये बैलेंस हो रखे होंगे. Now M3 is greater than अगर हम नोटिस करते हैं अगेन यहाँ पे दे रखा है कि M3 जो है वो देख लेते हैं अभी, ठीक है. तो अगेन यहाँ पे M4G जो है, M4G K1X1 से बैलेंस हो रहा होगा और एक T नीचे वाला T भी होगा जो इस वाली स्ट्रिंग में होगा. अब इसको कट कर दिया हमने, तो ऑब्वियसली M4G पे जो इक्विलिब्रियम ऊपर, अब देखो ये बात आपको याद रखनी है. Why am I categorizing it as a simple question or a level 1 question is you have to remember that simple statement that spring वाली forces में change नहीं आता just after cutting spring. स्प्रिंग को जस्ट काटते ही स्प्रिंग वाली फोर्सेस में चेंज नहीं आता. अगर आपको ये वाली बात समझ आ जाती है तो अब ये समझो कि ये टी तो गायब ही हो गई है, दिस टी हैज गॉन ऑल टुगेदर. ऑब्वियसली M4 इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. पहले नीचे की तरफ एक फोर्स थी जो उसे रोक के खड़ी थी, अब वो फोर्स सडनली गायब हो गई है. अब उस पे क्या कहते हैं ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगी जिसकी वजह से वो ऊपर जाना चाहिए. तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाने लगेगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है. इस वाले ब्लॉक पे देखते हैं नीचे वाली फोर्स K1X1 सेम है, ऊपर वाली K2X2 सेम है, ये Mg सेम है, तो ये रेस्ट पे रहेगा जस्ट आफ्टर कटिंग. उसके बाद नहीं रेस्ट पे रहेगा, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग रेस्ट पे रहेगा. उसके बाद तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर आ गया तो स्प्रिंग छोटी हो जाएगी, नीचे वाली फोर्स बदल जाएगी, दैट इज ओके, बट जस्ट आफ्टर कटिंग सेम वहीं पे रहेगा. सिमिलरली इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं. इस वाले ब्लॉक में ऊपर वाली फोर्स सेम है, नीचे वाली फोर्स सेम है और T1 तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो रही थी कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो फिर इवेंचुअली नीचे वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहे, वो अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है. तो उसके अलावा ये भी रेस्ट पे रहेगा और ये वाला ब्लॉक है जो ये भी रेस्ट पे रहेगा. ये सोचना, समझ आ रही है बात? ठीक है. Maybe that is what we can understand, and then once we are able to understand this, ठीक है, तो एक बार हम ये बात समझ सकते हैं तो बस इवेंचुअली वहां से हम ये कह सकते हैं कि M1, M2, M3 remains at rest. Yes. Value of acceleration of all the 4 blocks can be determined. Yes, क्योंकि पता चल रहा है इसका acceleration भी निकाला जा सकता है, मतलब by finding out the value of K1X1 and K2X2 and all of that. ठीक है. Only M4 remains stationary. M4 remains stationary नहीं, ये तो गलत ही है. Only M4 accelerates, ये भी ठीक है. ठीक है. All the 4 blocks remain stationary, ये गलत है. तो ये 1, 2 और 4 ये हमारे पास कहानी है. Now you might argue 2 के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या हमें? हाँ, 2 के बारे में कंफ्यूजन अगर है तो वो आपको फिर देखिए फिर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगर 2 के बारे में कंफ्यूजन है. वो बेसिकली क्या फंडा है, क्योंकि आपने इनिशियली अगर मैं देखूंगा तो ये जो K2X2 है ये इन टर्म्स ऑफ M1, M2 आपको पता चल चुका होगा. ये K1X1 आपको इन टर्म्स ऑफ M4, M3 आपको पता चल चुका होगा. एंड देन वंस यू नो दीज वैल्यूज, तो उसके बाद आखिर में जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो सिंपली यही कहानी होगी कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है K1X1 माइनस M4G डिवाइड बाय जो मास है उसका, ऐसे कुछ फीलिंग होगी. अब ये आपको पता होगा इन टर्म्स ऑफ M1, M2, और ये आपको मतलब M1, M2, M3, M4, तो वहां से हम लोग इसे यूज करके निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन. इज इट ओके? मतलब जो 2 वाला स्टेटमेंट है तो ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट. एनीवेज 2 में अगर कंफ्यूजन होता तो ये तो गलत है स्टेटमेंट. ओनली 2 एंड 5 आर करेक्ट, ये भी नहीं बोलते अगर 2 में कंफ्यूजन था. ओनली 4 करेक्ट है, ये भी नहीं बोलते अगर इसमें कंफ्यूजन है. तो एक ही है, 1 और 4 वाला तो एक ही है, which is B, and then you could have eliminated the options and get to a correct answer in this case as well. तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एनीवेज बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं ना जो क्लियरली पता चल जाते हैं कि आपको पता है कि देयर इज वन ऑप्शन व्हिच इज राइट, सो दैट हैज टू बी देयर इन द आंसर, एंड देन देयर माइट बी फीलिंग कि देयर इज वन ऑप्शन व्हिच इज रॉन्ग, देन दे कैन नॉट बी इन द आंसर. तो वहां से बहुत कुछ आप एलिमिनेट कर लेते हो. आर वी ओके? ठीक है. सो ग्रेट. अनदर प्रॉब्लम इन लेवल 1 डायनामिक्स. In the diagram shown, the blocks A, B, and C weigh 3 kg, 4 kg, and 5 kg. The coefficient of sliding friction between any two surfaces is 0.25. A is held by rest by a massless rod, यहाँ पे एक rod है, fixed to the wall, while B and C are connected by a light flexible cord or passing through around a frictionless pulley. Find the force F necessary to drag C along the horizontal surface to the left at constant speed. Assume that this arrangement is maintained, so that is okay. एक के ऊपर से कोई गिर नहीं रहा,
ऐसा कुछ assume किया जा सकता है। Now अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स देख के बहुत बार तो हमारा दिमाग काम करना बंद ही कर जाता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। पेपर में कॉन्फिडेंस लूज करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। यहाँ पे एक फोर्स आप लगाएंगे अगर, तो ये सी लेफ्ट की तरफ ही जाना चाहेगा, राइट की तरफ जाएगा नहीं, लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाओगे तो। अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो बी राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की सारी कहानी है, अगर एसेंशियली आप बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स की क्या कहानी है कि इस सी पे ग्राउंड की वजह से ऑब्वियसली एक राइट की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर लूं, मतलब क्योंकि आपको एग्जाम में, अब तो पहले तो क्या होता था, पेपर जब होता था तो उसमें तो आप फिजिकली डायग्राम पेपर वाला यूज कर लेते थे तो समझ आता था, बट अब नहीं है तो दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो ठीक है। सो नाउ अब हम कह रहे हैं कि इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स पक्की बात है इस पे इधर की तरफ लगेगा ग्राउंड से, दिस इज लाइक, अब ये आपको दिमाग होना चाहिए, ये 3 kg है, ये 4 kg है, 5 kg है, तो टोटल 12 kg, तो ये जो यहाँ म्यू है वो 0.5 है, तो 0.5 इंटू 12 kg का वेट जो है ऐसे कुछ हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 60 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, पक्की बात है। अगर ये मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलाना है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे एक टेंशन लग रही होगी जो ऑब्वियसली इसको ऊपर वाले ब्लॉक को राइट की तरफ खींचेगी, ऊपर वाला ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा तो वो नीचे वाले ब्लॉक को भी अपने साथ लेके जाएगा, तो एक F1 हो गया और एक F2 फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे होना चाहिए, जिसका रिएक्शन पे ऊपर वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ होगा F2, ठीक है। और अगर स्लिपिंग हो रही है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये पक्की बात है राइट की तरफ जाएगा, कि अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी v होनी राइट की तरफ जरूरी है, क्योंकि पुली से कनेक्टेड है ऐसे। तो अब इन दैट सिनेरियो हम ये बोल सकते हैं, F2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स बिटवीन दीस टू सरफेसेस, इसके ऊपर 7 kg का ब्लॉक है, तो 1/4 इंटू 70, ये F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कितनी हो जाएगी F2 की वैल्यू? 1/4 इंटू 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट वुड बी 35/2 और 17.5 न्यूटन कुछ ऐसे फोर्स आ जाएगी, एक यहाँ पे फोर्स आ गई, ठीक है। तो आइडियली दिस कैपिटल F must be equal to 60 न्यूटन, दो सरफेसेस से कॉन्टैक्ट में, दो फ्रिक्शन फोर्स, 17.5 प्लस टेंशन, टेंशन भी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी फोर्स से F जो है इसके बराबर होना चाहिए, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से आप इसे मूव कराना चाहते हो तो। अब टेंशन कैसे निकलेगी? ऊपर वाले ब्लॉक का FBD जो है उसमें हमें पता चल गया, एक फोर्स लेफ्ट की तरफ आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक से 17.5 न्यूटन फोर्स, एक टेंशन राइट की तरफ आ रही है। नो आइडियली ये राइट की तरफ जा रहा होगा, अब ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे है, विच मींस ये से रोकेगा। अब कितनी फोर्स से रोकेगा? ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 0.25 इंटू इनके बीच का नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। ये समझ आ रही होगी बात आपको? तो 1/4 इंटू 30 which is 15/2 which is 7.5 न्यूटन। तो this would imply कि 7.5 और 17.5 तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, तो इवेंचुअली हमारे को दिख गया 17.5 plus 7.5 must be the value of t, which is t is equal to 25. Yes, t को यहाँ डाल देते हैं, 60 plus 17.5 plus 25, and that would be 85 plus 17, 102, 102.5 न्यूटन हमारा ये फोर्स होगा। Are we able to understand this? कुछ गलती करी है क्या मैंने इसमें? हाँ, लग रहा है कि मिस्टेक करी है? दोबारा से देख लेते हैं। ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के FBD में मेरे पास एक लेफ्ट की तरफ F फोर्स है, दो सरफेसेस से कांटेक्ट में दो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, नीचे 0.5 गलत ले लिया ना, ये 0.5 होगा क्या? 1/4 म्यू तो 0.5 नहीं है ना, 1/4 इंटू 12 इंटू 10 30 न्यूटन है, कोई बात नहीं, 30 न्यूटन इधर आया, और ऊपर वाली सरफेस पे 70 kg, ठीक है, बिल्कुल 70 न्यूटन है, 70 इंटू 1/4 वो हो जाएगा 17.5 न्यूटन, और टेंशन तो वो 30 हो गया यहाँ पे, और ये 30 हो गया, दैट इज ओके। अब टेंशन के लिए ऊपर वाले ब्लॉक पे राइट की तरफ फोर्स है, लेफ्ट की तरफ दो फ्रिक्शन है, 1/4 इंटू 30 दैट इज 7.5, एंड देन जस्ट अ सेकंड,
ठीक है, 1.4 into 30 that is 7.5 and 1/4 into 70 that is 17.5, तो 25 ही आ रहा है, that is okay, and then 30 and this would be I think कितना हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा ना शायद ये, ठीक है, yeah, sorry, yes, are we able to understand this answer? Great. ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे हम लोग ऑब्वियसली. Moving on, another question is there which is again a very easy question I would believe. There is a wire which passes through a hole in a small bead. एक वायर है जो ऐसे कुछ पास कर रही है, सर्कुलर वायर, क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में बेंट है. The wire is fixed vertically on the ground as shown. The bead is released from the top of the wire. एक bead को हमने top of the wire पे release किया. It slides along the wire without the friction. As the bead moves from A to B, the force it applies on the wire is always radially outwards or radially inwards or what change कर रही है, कुछ ऐसी feeling है. Now this is a problem which again is, if you have solved it previously, you can get an answer. If you have not solved this problem previously, it will be difficult to get an answer. But the problem is simple कि अगर हम लोग एक hemispherical surface की बात कर ले, जैसे हमने क्लास में करी हुई चीजें कि एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ते थे तो एक पर्टिकुलर एंगल होता था. यू माइट आल्सो रिमेंबर कि cos इनवर्स 2/3 वो एंगल होता था जब ये ब्लॉक इससे कांटेक्ट छूट के बाहर चला जाता था. ठीक है, राइट नाउ अगर हम इमेजिन करते हैं तो ये जो बीड है ये कैसे फोर्स लगा रही होगी, बीड की वजह से जो फोर्स लग रही होगी, जो नॉर्मल फोर्स लग रही होगी इस पे, वो अंदर की तरफ लग रही होगी. नाउ टिल दिस एंगल जो वो नॉर्मल फोर्स है वो अंदर की तरफ है. फिर ये बीड बाहर निकलना चाहता होगा तो जो बीड लगा रहा होगा फोर्स, जो बीड फोर्स लगा रहा होगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा. दैट इज व्हाट वुड बी हैपनिंग. समझ रहे हो, क्योंकि कांटेक्ट लूज कर जाता ना वो, अब बीड फिक्स होने की वजह से इट विल गेट स्टक ऑन दिस. तो उस पे बीड पे अंदर की तरफ फोर्स लगी होगी तो ऑब्वियसली बीड जो है वो जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा बाहर की तरफ लगा रहा होगा. तो पहले रेडियली इनवर्ड्स है और फिर रेडियली आउटवर्ड्स है. दैट इज द normal force की direction that we can imagine. Are we okay? ठीक है, so this is again an easy question we should be able to solve and get an answer. किसी को इसमें कोई डाउट है? ठीक है, hopefully we can imagine this. Moving on, so again that is basically the level 1 problems that I wanted to discuss. Are we all able to understand them? समझ आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, so the level of the problem might increase slightly as we move on. कुछ questions होंगे उसमें भी जो मैंने गलत तरीके से level कर लिया होगा ने, but it might remove, but try to see कि मैं किस basis पे solve कर रहा हूँ and try to understand that critical point which you are missing out, because of which you are not able to understand what is to be done in that particular problem. वो important बात है इन classes में, ठीक है ना? Rishi, you can send a message in the group where we are starting with level 2 problems, that if anybody wants to join they can join. Okay, भैया. ठीक है, we want to talk about is level 2 questions on Newton's laws of motion. Interesting बात है, I generally consider these chapters as relatively easier chapters because बहुत कम बहुत ही अजीब चीजें इसमें हो सकती हैं. मतलब there's a very small amount of very complicated things that can be done in these chapters. मतलब अभी जब नेक्स्ट चैप्टर में कराने वाला हूँ, जब एनर्जी एंड मोमेंटम की मैं बातें करने वाला हूँ तो रोटेशन की बातें करने वाला हूँ, तो अगली क्लास में आने वाले आंसू, उसमें लेवल 1 भी लग रहा होगा कि भैया छोड़ ही दो. ठीक है, तो ऐसी फीलिंग हो सकती है इन दैट सिनेरियो. यस, इट इज पॉसिबल, बट क्या कहते हैं, बट स्टिल मतलब वी आर लकी दैट ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है ना. मैं बोल रहा हूँ बच्चों, सिर्फ पता है सिर्फ एक चीज चेंज होती है आईआईटी के पेपर में और आज हम जो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉन्ट. दैट इज इट. ठीक है, उसके अलावा सब कुछ सेम है और उस फॉन्ट दिमाग खराब कर देती है वो फॉन्ट ही. ठीक है, तुम्हें लग रहा है क्या बातें कर रहे हो भैया? अरे मैं कह रहा हूँ उस क्वेश्चन को जो आईआईटी के पेपर में तुम बैठ के दे रहे हो ना, उसी क्वेश्चन को घर आके दो, या मैं जो एग्जाम लू उसमें दोगे तो आप कहोगे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, ये कैसे नहीं सॉल्व हो रहा.
बट वहां पे ऐसा लग रहा है कि भैया पता नहीं कुछ अलग ही क्वेश्चन है। आईआईटी वाले तो जादूगर होते हैं, बिल्कुल मैजिकल क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है, ऐसी फीलिंग आती है। कोई बात नहीं, लेट अस मूव ऑन। तो हम कह रहे हैं कि एक मायन है जिसका मास है 50 किलोग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करें। 50 किलोग्राम का मास, सर्कुलर पाथ में 1 मीटर के रेडियस में घूम रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रही है केटी से, ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद द ग्राउंड एंड म्यू पॉइंट में दे रखा है, द टाइम आफ्टर व्हिच द स्लाइडिंग स्टार्ट्स, द टाइम आफ्टर व्हिच द स्लाइडिंग स्टार्ट्स। तो एक पार्टिकल है भाई, वो क्या कहते हैं, एक मैन है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। नाउ अब हमें पता है कि वो जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, स्ट्रिंग से नहीं बांधा हुआ है उसने अपने आप को, तो फ्रिक्शन फोर्स है जो उसे अंदर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। नाउ एक पॉइंट इस क्वेश्चन में, व्हाई इज इट अ लेवल 2 क्वेश्चन, बिकॉज उसकी स्पीड भी चेंज कर रही है। स्पीड भी चेंज कर रही है तो फ्रिक्शन के दो पार्ट चाहिए हमें, एक टेंजेंशियल पार्ट चाहिए, रेडियल पार्ट चाहिए, क्योंकि इट विल हैव टू एक्सेलरेशंस, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और दोनों ही एक्सेलरेशन फ्रिक्शन से मिल रहे होंगे। बात समझ आई? यस, ठीक है। अब अगर हमसे बात की जाए इस बारे में, तो एट एनी टाइम टी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ स्पीड हो जाएगा, वो वैल्यू के हो गई। रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, हो जाएगा के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई आर, वो 1 मीटर है, तो के स्क्वायर टी स्क्वायर हो गई ये वैल्यू, ठीक है, के स्क्वायर टी स्क्वायर हो गई, सो दैट इज ग्रेट। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ए नेट, वो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट, ये आपका नेट एक्सेलरेशन हो गया। नेट फोर्स जो होगी, जिसको चाहिए होगी मास इनटू ए नेट एक्सेलरेशन, ऐसे कुछ नेट would be provided by the frictional force। बात समझ आ रही है? होपफुली बात समझ आ रही होगी। अब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, एन की वैल्यू जो है वो म्यू एस एम जी हो जाएगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू दिस के स्क्वायर, के को कॉमन ही ले लो या तो बाहर, 1 प्लस के स्क्वायर टी टू द पावर 4, ऐसे कुछ आ जाएगा हमारे पास, एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, मतलब फॉर नो स्लिपिंग, तो मतलब जस्ट स्लिपिंग होगी जब होगी तो इक्वेट ही कर देना ना, जब जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो इक्वेट कर देना। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1, जी की वैल्यू 10 है, तो वहां से आप करके के की वैल्यू भी दे रखी है 20, नहीं 2, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 4 12, तो टाइम की वैल्यू जाएगी 12 रेज़ टू पावर 1/4, व्हिच इज दिस आंसर, द करेक्ट आंसर। आर वी ओके? समझ आ रही है ना बात? ये होपफुली ये बात समझ आ रही है हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, मतलब ये फिक्स सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चन हो गया, और उसमें ये बात आ गई कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों एक्सेलरेशन है, दैट इज व्हाट इज न्यू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है, अब हम बात देखते हैं, हम कह रहे हैं कि जो एक ब्लॉक है, अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m, सो ये क्वेश्चन के नंबर आप मार्क करके रख सकते हो, ये क्वेश्चन यू विल फाइंड देम इन द शीट, मतलब आपको बाद में क्वेश्चन चाहिए होगा ना अगर, तो यू विल फाइंड देम इन द शीट, जो भी आपको क्लास के बाद मिलेगी, सो दैट वुड बी ओके। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed over a smooth wedge of mass capital M and force F is applied on the wedge as shown. Find the minimum possible value of force so that resultant force on the block mass M becomes mg. बात समझ आ रही है? Find the resultant value, minimum possible value of the force so that the resultant force on the block M becomes equal to mg. अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस, बट अगेन हमें पता चल जाएगा ना, अब तो कोई बात ही नहीं ऐसी। सो बेसिक फंडा ये है कि ये जो मास m है, इस पे ऑलरेडी एक mg फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे नॉर्मल लग रही है। नाउ व्हाट वी वांट हियर इज, वी वांट कि हम ये इसका कुछ, इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा a, जिससे क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है इस पे खाली mg फोर्स लगने लग जाएगा। नाउ व्हाट कैन यू इमेजिन कि इसमें खाली mg फोर्स कब लगेगा? जब m 0 हो जाए। इस पे mg फोर्स खाली कब लगेगा? जब नॉर्मल फोर्स
जीरो हो जाए। और अगर अब नॉर्मल फोर्स जीरो करना है, नॉर्मल फोर्स जीरो करने का क्या मतलब है, इसको इतना तेजी से खींचना पड़ेगा कि नीचे से आगे निकल जाए बिल्कुल, ऐसी कुछ फीलिंग आएगी ना, इसको बहुत तेजी से खींचना पड़ेगा आगे की तरफ। अच्छा जी, ठीक है। अब अगर हमें बात समझ आ गई तो फिर हम लोग यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो कितने एक्सेलरेशन ए पे ये ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट विद द वेज, ये सोचना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो अब कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू सरफेस एक कंपोनेंट लेते हैं। इधर की तरफ फोर्स एक आएगी mg cos थीटा, इधर की तरफ फोर्स आएगी mg sin थीटा। बड़ी सिंपल सी बात है। एंड अगेन व्हाट आई कैन इमेजिन इज कि लेट्स इमेजिन कि इसका कुछ ए रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ इधर की तरफ है और कैपिटल ए एक्सेलरेशन कुछ ऐसे, मान लेते हैं कॉन्टैक्ट में अभी, मतलब इसको कैपिटल ए बोल देते हैं एक सेकंड के लिए, मान लेते हैं कॉन्टैक्ट में। फॉर द टाइमिंग लेट मी अज्यूम कि दे आर इन कॉन्टैक्ट, दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इस सरफेस के इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल ए, ये एंगल थीटा है, कैपिटल ए sin थीटा। सो व्हाट यू कैन सॉर्ट ऑफ सी इज कि इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इक्वेशन आ जाएगी mg cos थीटा माइनस n is equal to ma sin theta. This is the equation that we're going to get. And what we can now say is that n को मैं जीरो कर देता हूं। अगर मैं देखो समझो इस बात को कि n की जो वैल्यू है वो आ गई mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा। तो अगर आप इस a को बढ़ाते जाओ वैल्यू कम होती चली जाएगी ना। Now you want to increase your a to the point that n becomes equal to 0. You want to increase a to the extent that n becomes equal to 0. और अगर ये 0 हो जाता है तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी g cot थीटा। अगर हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट को लूज कराना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट तो बात समझो, पहला स्टेप कॉन्टैक्ट लूज कराने से नेट फोर्स mg हो जाएगी, ये स्टेप पहला स्टेप। इट इज पॉसिबल दैट यू माइट नॉट बी एबल टू दिस, यू माइट नॉट, ये आपको शायद दिमाग में स्ट्राइक ना करे, ऐसा हो सकता है, बट अगर ये स्ट्राइक कर रहा है सो दैट इज गुड। सेकंड स्टेप कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उससे कैसे रिलेटेड है, फोर्स से कैसे रिलेटेड है। अरे भाई फोर्स से रिलेटेड है, आप देखो ये परपेंडिकुलर सरफेस कॉन्टैक्ट लूज कराने वाली फीलिंग है हमारी, ऐसा कुछ है। तो एक्सेलरेशन g cot थीटा आते ही n 0 हो जाएगा, तो ये ब्लॉक जो है फ्री फॉल में आ गया। और ये जो आप फोर्स लगाओगे दैट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M इनटू a, तो कैपिटल A की वैल्यू हो गई 0, सो mg अपॉन tan थीटा। जैसे क्वेश्चन में mg cot थीटा तो है नहीं ना, mg अपॉन tan थीटा का ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आर वी ओके? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो मेरे से। इफ यू फील दैट देयर इज एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देन आस्क मी। ग्रेट, सो दिस इज फाइन। सो एक स्टेप कॉन्टैक्ट लूज करने के लिए इकलौती ये n 0 करना है हमें, सॉरी mg नेट फोर्स mg करने के लिए n 0 करना है। दूसरा स्टेप n 0 जब करेंगे तो कैपिटल A की कुछ वैल्यू होगी। तीसरा स्टेप फोर्स और A का रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट वी नीड टू इमेजिन। ठीक है, एक इंटरमीडिएटरी स्टेप है कि इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे इन चीजों को, तो आसानी से समझ। लेट अस डू दिस अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, the problem is there is a large rope having a mass density lambda that is being pulled by a horizontal force so that the lower portion of the rope is at rest, ये part rest पे है, and upper portion is moving with a velocity v naught. Value of f is, अब भाई साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको रोप को चलाना है, f चाहिए ही क्यों होगा, चाहिए ही नहीं होना चाहिए, f shouldn't be required at all. वेरिएबल मास। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो मास है इस पार्ट का वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो पार्ट की वेलोसिटी v नॉट है वो मास बढ़ रहा है, तो मोमेंटम बढ़ रहा है। और अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो फिर हमें यहाँ पे वी शुड बी एबल टू से दैट कि भाई कितना मोमेंटम है, उसके हिसाब से वी शुड बी एबल टू गेट टू द आंसर कि भाई हम कैसे करेंगे। सॉरी, मोमेंटम पता चल जाएगा हमारे को, मोमेंटम से हम कुछ फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
कुछ 0 ले लेता हूं और यहां से x डिस्टेंस दूरी पे इस एंड को मान लेता हूं। अगर मैं इसे x डिस्टेंस दूरी पे मान लूं और इस पार्ट की लेंथ को मैं y कंसिडर कर लूं, why I need इस पार्ट की लेंथ, एक्चुअली में मुझे इस पार्ट की लेंथ इसलिए चाहिए क्योंकि मास ऑफ दिस पार्ट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस लेंथ y। एंड हाउ कैन आई फाइंड दी y और x में रिलेशन कैसे निकाल सकता हूं? y प्लस ये वाली ये लेंथ भी y है और ये लेंथ भी x है, तो इवेंचुअली y प्लस x इज इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग जो फिक्स्ड होगी कुछ, तो यहां से हमें y पता चल जाएगा, दैट विल बी l minus x by 2। आई होप यू कैन इमेजिन दिस, l minus x by 2, ठीक है। x पार्ट को मतलब l minus x by 2 ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ। Do you want me to explain this to you? Is it okay? ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मास की बात करूं तो मोमेंटम की बात करूं तो इस मास का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ कितनी है इस पार्ट की y इंटू वेलोसिटी v नॉट, और y की वैल्यू को भी मैं x के टर्म्स में डाल देता हूं। Now why am I putting the value of y in terms of x is because dx by dt, rate of change of x is the velocity of descent which is minus v नॉट। माइनस का फंडा सिर्फ ये है क्योंकि x की डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है, माइनस को इग्नोर भी कर दोगे तो ऐसा कोई आंसर में प्लस माइनस का फर्क ही होगा, वो किसी ऑप्शन में है नहीं तो इट डजंट मैटर, ठीक है। फोर्स जो होगी जो रिक्वायर्ड होगी भाई, मोमेंटम इस रेट से चेंज, मोमेंटम की वैल्यू है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, dp by dt करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, लैम्डा बाय 2 कांस्टेंट, l का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस dx by dt into v naught, and that would be lambda by 2 into minus dx by dt is v naught into v naught is v naught square, तो lambda by 2 v naught square would be your answer। बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई। तो मोमेंटम निकाला इन टर्म्स ऑफ ए जनरल डिस्टेंस एंड देन dp by dt किया, वहां से हमारे पास फोर्स आ गई, तो lambda by 2 v naught square by 2 आ गया। Now a lot of people do a little mistake in this particular question. What they do is they say कि देखो भैया ये डिस्टेंस हमने मान लिया x है इस पार्ट का जो मास हो जाएगा वो लैम्डा x हो जाएगा। मोमेंटम की बात करेंगे तो लैम्डा x v नॉट हो जाएगा, ये मोमेंटम हो गया। फोर्स की बात करोगे भैया आप तो मैं dp by dt कर देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, लैम्डा v नॉट बाहर आ गया, dx by dt जो हो जाएगा मेरा वो मेरा v हो जाएगा, तो लैम्डा v नॉट स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन वो है, मार के भागेंगे आगे हम लोग, बिल्कुल दैट इज द फीलिंग दैट वी हैव गॉट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यू आर वेरी लकी कि ऑप्शन सफल हो जाते हैं ना अपने आप से सिस्टम में, तो पहला ऑप्शन ना जरूरी नहीं है हमेशा वो जो आप गलत कैलकुलेट करते हैं वो होगा, तो दिमाग को दोबारा सोचने मजबूर करे। बट इसमें गलती क्या हुई, एक जगह लैम्डा v नॉट स्क्वायर आंसर आ रहा है, एक जगह लैम्डा v नॉट स्क्वायर बाय 2 आंसर आ रहा है, गलती क्या हुई इसमें? गलती क्या हो रही है इसमें भाई, जो तुमने x यहां से लिया है, इस एंड का डिस्टेंस है यहां से लिया है, इस यहां से इस एंड का, किसी से भी किसी एंड का ले लो, बट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस नहीं लिया ना। तुम्हें याद है कि वेलोसिटी मार्क करने के लिए फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेना होता है, समझ आ रही है बात? ठीक है, सो यस दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग कंफ्यूज कि राइट से क्यों ले रहे हो आप, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें नेचुरल फीलिंग हमारी होनी चाहिए कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मार्क करना है। वी कैन नॉट मार्क द डिस्टेंस फ्रॉम अ मूविंग पॉइंट, वी शुड नॉट मार्क इट आइडियली। मूविंग पॉइंट से मार्क करने के बाद yes you can get the velocity, but that would be velocity relative to that moving point, ठीक है, which might not be a great idea to do most of the times. Are we able to understand this? ठीक है, तो हमें बात समझ आ गई। so this is your answer and we should be able to understand. Moving on, एक क्वेश्चन है, ब्लॉक्स और पुलीज आ गए हमारे सामने, बिल्कुल दिमाग खराब करने वाले। 4 ब्लॉक है, सबका मास, इसका मास भी एम है, इसका चारों का एम है, तीनों का एम है, 4 नहीं 3 ब्लॉक है, तीनों का एम मास है। ऑल पुलीज आर मासलेस एंड स्ट्रिंग्स आर एयर, तो पता ही होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक यहाँ पे म्यू 0.5 है, ठीक है जी। और फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए सच दैट द ब्लॉक सी डजंट मूव, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ इज, ऐसी फोर्स लगानी है कि सी ना मूव करे। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है आप एक्सेलरेशन निकाल लो तीनों ब्लॉक्स का इन टर्म्स ऑफ एफ, निकल सकता है, इसमें कोई इशू डाउट नहीं है, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। और दूसरा, और जो तरीका हम फॉलो करेंगे
वो क्या तरीका है कि हम यहां अज्यूम कर लेंगे कि ये ब्लॉक रेस्ट पे, और जैसे ही मैं ये बात को अज्यूम करूंगा कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स है। अगर यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन T है और स्ट्रिंग में भी टेंशन T है, तो यहाँ 2T है। तो अगर हम कहते हैं ये रेस्ट पे है तो 2T मस्ट बी इक्वल टू mg, मतलब आपको पता है कि T की वैल्यू mg/2 होनी चाहिए, मतलब ऐसी फोर्स F होनी चाहिए कि T की वैल्यू mg/2 हो जाए। तो इधर है T, इधर भी T होगा, इधर भी T होगा, इधर भी T होगा, इधर भी T होगा, इधर भी T होगा। बहुत अमेजिंग बात है। ओके, बात समझ आई? बढ़िया है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इसका एफबीटी देखोगे बी वाले ब्लॉक का, तो बी वाले ब्लॉक के नीचे mg है, ऊपर की तरफ 4t है, और t की वैल्यू पता चल गई, तो आपको पता चल गया 4t की वैल्यू जो है 2mg है एक्चुअली में। ठीक है, तो b का एक्सेलरेशन आपको पता चल जाएगा, ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा 2mg माइनस mg अपॉन इसका मास कितना है m विच इज g। तो बी वाला जो ब्लॉक है इस सिचुएशन में ऊपर की तरफ g एक्सेलरेशन से जाना चाहिए, ये पता चल गया। जैसे मुझे ये पता चल गया, तब आपको क्या पता चलना चाहिए कि इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन वी शुड बी एबल टू मार्क। कितना हो जाएगा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन? ए g/2, 2g, 4g, 3g, I don't know. So we can understand it. We can understand it by step 2.5. ये तो हमें पता है रेस्ट भी आ गया। इस वाले ब्लॉक का डिस्टेंस यहां से y मान लो, ये y मानो और ये x मानो अगर आप, तो आप कह सकते हो 4y प्लस x इज कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट ही हो गया ये वाला जो लेंथ, क्योंकि बोला है कि ये तो ब्लॉक हिल नहीं रहा, तो ये लेंथ y है मान लिया, तो ये भी y हो गई क्योंकि ये सेम ब्लॉक से कनेक्टेड है ना। और अगर ये y और ये भी y हो गया, तो यहाँ पे 4y डिस्टेंस हो गया प्लस x इस वाले पार्ट के लिए हो गया, 1 2 3 4 और प्लस x, ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, एंड दैट इज बेसिकली 4g। क्योंकि माइनस हो जाएगा, वो प्लस माइनस की इतनी चिंता नहीं है, दो ही टर्म है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन 4g होना चाहिए, ऐसे पता चल जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? यू कुड हैव आर्ग्यूड दैट बाय टेंशन ऑल्सो, ये भी आपको सिखाया गया है कि बच्चों इस पे जो फोर्स लग रही है वो 4t लग रही है, 4t इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू t इंटू ए, तो वहां से tt कैंसिल हो जाएगा, इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन 4g आ जाएगा। ऐसे भी आर्ग्यू किया जा सकता था, बट इससे कॉन्फिडेंस नहीं आता, थोड़ा घटिया सा मेथड है, कॉन्फिडेंस इसी से आता है, डिस्टेंस वाले से आता है। दैट्स ओके, व्हाटएवर गिव्स यू कॉन्फिडेंस यू कैन टेक दैट। ठीक है, तो अब उसके बाद इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगी f माइनस टी माइनस म्यू mg मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। अब f की जो वैल्यू माइनस टी की वैल्यू जो है वो है mg/2, म्यू mg है वो भी mg/2 हो गया, क्योंकि म्यू की वैल्यू जो है वो 0.5 है, इट इज इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू 4g है, तो यहाँ से आ जाएगा f इज इक्वल टू 5mg, 5mg इज 5m इज 1 kg into g is 10, 50 न्यूटन फोर्स आ गया। दिस इज योर आंसर। समझ आई बात? पूछो किसी को किसी प्रकार का इसमें डाउट है तो आस्क प्लीज। ठीक है, तो देखो क्या क्या स्टेप हमने सीखे। हमने सीखा कि यार इसको बोला रेस्ट पे है तो इसको रेस्ट पे अज्यूम कर लेते हैं, उसके लिए टेंशन की वैल्यू पता चल जाएगी। टेंशन की वैल्यू पता चलते ही इसका एक्सेलरेशन पता चल गया, इसका एक्सेलरेशन पता चलते ही इसका एक्सेलरेशन पता चल गया, इसका एक्सेलरेशन पता चलते ही एफ की वैल्यू पता चल गई। दैट इज द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, ऐसा भी बोल सकता था मैं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जी होना चाहिए, तो फिर भी टेंशन की वैल्यू पता चल जाती, फिर सब कुछ सेम हो जाता। बस इस बार जब एक्सेलरेशन निकालते तो इस वाले को जीरो नहीं मानना पड़ता, इस वाले की भी कुछ एक्स हाइट मतलब y1 y2 करके लेने पड़ते लेंस, एंड देन यू वुड हैव अंडरस्टूड इट देन आल्सो। ठीक है, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट टू। तो ये हमारे को क्वेश्चन समझ आ गया, एंड आई एम एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैन आई मूव ऑन? ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है चेन ऑफ मास पर यूनिट लैम्डा and length 1.5 meters rests on a fixed smooth sphere of radius इतना, इसका कुछ रेडियस हमारे को गिवन है, इस स्फीयर के ऊपर ऐसे रेस्ट करती है।
such that end of A of the chain is at the top and other end is hanging freely. ऐसे कुछ hang कर रहा है जी. Now chain is held क्या कहते हैं stationary by a horizontal thread TA. You need to find the tension in the thread. आपको बताना है ये जो PA thread है इसमें टेंशन कितनी होगी. बिल्कुल बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है भैया. इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आप लेवल 2 में डाल रहे हो, पागल हो गए. हाँ, पहली क्लास में कर सकता था मैं इसे सॉल्व. There is a little problem. What is the little problem? The little problem is that इसका जब आप चेन का FBD बनाओगे, चेन का mg बिल्कुल नीचे की तरफ है, कोई इशू नहीं है उसमें. ठीक है, ये टेंशन इधर की तरफ है, इसमें भी कोई इशू नहीं है. बट ये जो नॉर्मल फोर्स है इसमें बहुत बड़ा इशू है कि वो नॉर्मल फोर्स हर जगह अलग अलग लग रही है. ये दिमाग खराब करेगी हमारा. बिल्कुल पक्की बात है, खराब करेगी दिमाग हमारा. तो अब क्या करें? So what we do is now अब हमें क्या करना पड़ेगा? What we will have to do is, ये मेरा स्फीयर है और उसके ऊपर मेरी यहाँ पे चेन ऐसे कुछ रखी हुई है. For this part, A से let's say C मान लेते हैं इस पॉइंट को. A से C वाले पार्ट में what we will have to do is, हम यहाँ से थीटा एंगल जाते हैं, फिर d थीटा पार्ट का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं. इस एलिमेंट पे अगर मैं फोर्स देखूंगा तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पे टेंशन T प्लस dt है. नाउ अगेन दिस इज एन आइडिया. एक्चुअली में टेंशन ऊपर वाली साइड पे ज्यादा होगी, नीचे वाली साइड पे कम होगी, क्योंकि ऊपर से खींच के रखोगे ना वेट को. ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो. बट अगेन वो ना बड़ा मुश्किल है. वो क्या है कि थीटा पे T लेते हो, थीटा प्लस d थीटा पे T प्लस dt लेते हो. It doesn't really matter. अगर आप नहीं भी करोगे तो प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, इतना कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं होने वाला है. So that is fine, you can understand that. तो यू कैन सी कि इस वाले एलिमेंट पे अगर मैं फोर्स देखूंगा तो एक नेट फोर्स इधर की तरफ dt है और एक इधर की तरफ dmg sin थीटा है. एंड फॉर इक्विलिब्रियम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट ये dt जो है एक्चुअली माइनस dt फोर्स जो है दूसरी तरफ पे वो dmg sin थीटा के बराबर होगी. और dm क्या हो जाएगा? लैम्डा इनटू rd थीटा. dm हो जाएगा वो लैम्डा इनटू rd थीटा हो जाएगा सिंपली. आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ आया क्या? ये मैं ज्यादा तेजी से कूद गया यहाँ पे. समझ आ रही है बात? तो इस छोटे से पार्ट के लिए जो dt एक्स्ट्रा फोर्स टेंशन की वजह से आएगी, ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे भूल जाओ इसका डायरेक्शन वायरेक्शन की चिंता मत करो. dt विल बी इक्वल टू dmg sin थीटा और dmg जो है dm इज दिस और g sin थीटा. ये हो गया. बात समझ आ रही है? इस पार्ट का dm जो होगा लैम्डा इनटू इसकी लेंथ rd थीटा. दैट इज सिंपल. ठीक है, अब इसको अगर हमने इक्वेट कर दिया तो अब इक्वेट करने के बाद लैम्डा r और g ये तो बाहर ही आ गए. अंदर क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा बचा. ये इंटीग्रेट होना है dt के लिए. कहां से? a से. टेंशन एट a अगर बोल देते हैं और टेंशन एट c अगर कुछ बोल देते हैं तो ta माइनस tc को इंटीग्रेट करना है हमें 0 से लेके π/2 तक. तो लैम्डा आर जी साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई इतनी आ गई. साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. माइनस कॉस थीटा को 0 से π/2 तक इंटीग्रेट, π/2 डालोगे 0 टेंशन एट ए की, दैट इज टेंशन एट सी प्लस लैम्डा आर. और इंटरेस्टिंग बात है कि टेंशन एट सी काफी सिंपल बात है. क्यों काफी सिंपल बात है टेंशन एट सी? क्योंकि उसके लिए ये जो पार्ट नीचे हैंग कर रहा है, जैसे इसका मास m2 है, तो टेंशन एट सी विल बी इक्वल टू m2g. ओनली उसको सपोर्ट तो करना है. तो इफेक्टिवली हमारे पास ये हो गया m2 प्लस लैम्डा आर इंटू जी आ गया. अब यहाँ पे क्या है कि भाई इसमें ना थोड़ा सा पंगा ये है कि r की वैल्यू तो दे रखी है इन्होंने वैसे, बट हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सॉरी m2 की वैल्यू निकालनी है. m2 की वैल्यू सिंपल है यार. m2 कितना हो जाएगा? m2 विल बी इक्वल टू, लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल लेंथ l है अगर, तो l माइनस पाई r बाई 2 इंटू लैम्डा. क्योंकि ये लेंथ जो ऊपर कवर्ड रैप हो गई वो पाई r बाई 2 रैप हो गई, तो ऐसे कुछ आ जाएगा यहाँ पे. तो ये लैम्डा कॉमन ही आ जाएगा. l माइनस पाई r बाई 2 प्लस r इंटू जी. तो लैम्डा l माइनस पाई r बाई 2 क्या है? r कितना था बेटा? l तो 1.5 है और r की वैल्यू है 2 बाई पाई. तो 2 बाई पाई बाई 2 इंटू 2 बाई पाई गिवन थी ना r की वैल्यू 2 बाई पाई. गलती तो नहीं कर रहा? हाँ 2 बाई पाई गिवन थी प्लस r 2 बाई पाई. अच्छा जी,
ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1.5 माइनस 1 विल बी 0.5, 1/2 प्लस 2/पाई इंटू जी, ऐसे कुछ होगा, 1/2 प्लस 2/पाई इंटू जी। दिस इज आंसर. ओके, द बेसिक पॉइंट ऑफ लर्निंग इन दिस क्वेश्चन इज सिंपली इस पार्ट से इस पार्ट के बीच में जो टेंशन का वेरिएशन है उसके लिए आपको ऐसा कुछ कंसिडर करना पड़ेगा. ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया है इसको देखना पड़ेगा. ओके, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं. Another level 2 question, the last level 2 question for dynamics. A circular disk with a groove along its diameter is placed horizontally on a rough surface. ठीक है. A block of mass kg is placed. इसका सर्कुलर, इसमें ग्रूव है, एक डिस्क है, उसके अंदर एक ग्रूव है. ग्रूव का मतलब समझ आता है आपको? ठीक है. देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एक पाथ सा बना हुआ है इसके अंदर, ग्रूविंग की हुई है, मतलब कुछ एक पाथ सा बना हुआ है, उसमें एक ब्लॉक है. ठीक है. Coefficient of friction between the block and all surfaces of the groove and horizontal surface in contact is mu equal to 2/5. Coefficient of friction दे रखा है. The disk has an acceleration of 25 meter per second square in this direction. Find the acceleration of the block with respect to the disk. ये जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन बताना है आपको विद रिस्पेक्ट टू डिस्क क्या होगा. काफी आसान सा क्वेश्चन लगता है, ऐसे कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में. What we do in this question is अगेन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क की एक्सेलरेशन बताना, तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क की चले जाते हैं. विद रिस्पेक्ट टू डिस्क जाते ही अगर बात की तो इधर की तरफ 25 mm एक फोर्स लग जाएगी. कौन सी? सूडो फोर्स. ठीक है. अब ये जो ग्रूव है बेसिकली आप समझो कि अगर आप एक ब्लॉक को ऐसे इधर की तरफ क्या कहते हैं प्रेस करते हो 25 mm से, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ. हाँ, अगेन इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल विल बी थीटा, तो एक 25 m cos थीटा इधर की तरफ फोर्स आएगी और 25 m sin थीटा इधर की तरफ फोर्स आएगी. अरे मास इनटू एक्सेलरेशन और रेफरेंस फ्रेम सूडो फोर्स होती है ना? समझ आ रही है बात? नहीं. अब हम ये सोचें, अब 25 m cos थीटा से तो बड़ा लॉजिकल सा आर्गुमेंट आता था, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाता. 25 m cos थीटा डिवाइडेड बाय m, 25 cos थीटा एक्सेलरेशन हो जाता, बल्ले बल्ले हो जाती और आंसर आ जाता. बट लेवल 2 डाला है भैया आपने, इतना सिंपल तो नहीं होगा कि सूडो फोर्स लो और आंसर आ जाए. एक और बात है, फ्रिक्शन भी तो है यहाँ पे. फ्रिक्शन की जो बात है वो दे रखा है म्यू 2/5 है, तो कोई बात नहीं भैया, उसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ देखो इधर एक नॉर्मल फोर्स लगेगी इस पे. क्यों लगेगी? क्योंकि 25 m sin थीटा जो ग्रूव की वॉल के परपेंडिकुलर है. अब ग्रूव के अंदर तो घुसना नहीं है, यहाँ पे इधर तो घुसना नहीं है वॉल के अंदर ग्रूव्स की, तो उसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स इधर लगेगी. इस नॉर्मल की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इन दिस डायरेक्शन. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू एन. एन की वैल्यू जो है वो कितनी है? 25 m sin थीटा हो गई. म्यू कितना था? 2/5 इंटू 25 m sin थीटा. अगर हम देखेंगे तो अगेन यहाँ से 5 10 m sin थीटा, 10 m sin थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा ये. एंड अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ, 25 m cos थीटा माइनस 10 m sin थीटा अपॉन मास कितना m. यहां से आंसर आ जाएगा नहीं आएगा? अभी भी नहीं आएगा एक्चुअली में. देयर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. वो क्या परेशानी है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन को कंसीडर तो कर लिया आपने, तो दीवार वाला फ्रिक्शन है. बट ये जो पार्टिकल है, क्योंकि ये डिस्क हॉरिजॉन्टल रखी है, इस पार्टिकल का अगर मैं ऐसे क्रॉस सेक्शन व्यू लूंगा तो इस ब्लॉक पे एक तो ठीक है सरफेस पे इधर फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स ग्राउंड से भी है mg के बराबर, और जब ये स्लाइड करेगा तो उस mg के अगेंस्ट भी स्लाइड करेगा, तो इधर की तरफ एक और फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू mg. एक और फ्रिक्शन फोर्स होगा इस पे जो इधर की तरफ लग रहा होगा. समझ आ रही है बात? ठीक है, म्यू mg. और अगर एक म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर की तरफ भी लग रहा होगा तो विच विल बी 2/5. g को 10 लेना है, 2/5 इंटू 10 इंटू m विच इज 2 तो 4m ऐसे कुछ आ जाएगा. तो एक्सेलरेशन में -4m भी एक और कंसिडर करना पड़ेगा.
और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, तो ये 20 हो गया 20 m। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये हो गया 6, तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, ये बात समझ आ रही है? समझो इस बात को। ग्रूव अगर ऐसे सरफेस है तो इस सरफेस पे अगर एक ब्लॉक रखे तो mg नॉर्मल फोर्स लग रही है ना, ठीक है? तो मतलब अगेन जो ब्लॉक है उसकी दो सरफेसेस है, तो अगर आप क्यूबिकल ब्लॉक इमेजिन कर रहे हो तो वो जो ब्लॉक बीच में उसकी दो सरफेसेस है, एक इसकी वॉल, एक इसकी ग्राउंड वाली सरफेस है जिसकी वजह से ब्लू वाला फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू mg, और एक इसकी वॉल वाली सरफेस है, ठीक है, जो मान लेते हैं ये वाली सरफेस है, इस पे इधर की तरफ इसकी वजह से फोर्स लग रहा है म्यू n, ऐसे कुछ हो रहा है, वो n ये वाला जो n था। ओके, दो नॉर्मल है इस पे अलग अलग सरफेसेस पे, जिसकी वजह से हमें इसे ऐसे कुछ कंसिडर करना चाहिए। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। स्पेशली बोला इन्होंने कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑल सरफेसेस ऑफ द ग्रूव एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इन कांटेक्ट इज 2/5। स्पेशली बोली ये बात, इसलिए बोली। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है, वैसे तो इसे लेवल 3 में डाल देना चाहिए मुझे, क्योंकि गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं इसमें, बट कोई नहीं, मतलब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो वी आर डन विद लेवल 2 क्वेश्चंस ऑफ डायनामिक्स, जो हम छोटे मोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते थे, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू रिवाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उन्हें कोशिश करिए डायनामिक्स में जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उन सब चीजों को किसी न किसी तरीके फॉर्म में रिवाइज भी कर लें। आर वी क्लियर?